आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। वीडियो की शुरुआत हम जो समुद्री तूफान फेंजल बन रहा है इसके साथ करेंगे। तो समुद्री तूफान बना है जो इस सीजन का दूसरा है। इससे पहले दाना बना था और जो आपने देखा था कि वो इस तरह से ये पश्चिम बंगाल के और ये बांग्लादेश के ऊपर गया था और उस जगह पर उसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन ये जो समुद्री तूफान है ये खुशकिस्मती से ये समुद्र के बहुत ज्यादा अंदर नहीं बन रहा, केवल तट के पास बना है। श्रीलंका और दक्षिणी तमिलनाडु के तट के पास बना है। तो क्योंकि जब ये तट के पास कोई भी साइक्लोन डेवलप होता है तो उसमें जो सूखी हवाएं हैं, क्योंकि हवाएं जो है वो इस तरह से घूमती हैं। आप देखिए ये हवा जो है यहाँ से सूखी हवा आ रही है, ये सूखी हवा है और यहाँ से नमी वाली हवा आ रही है। अगर इसमें ड्राई विंड एंटर करती है तो उसके जो इंटेंसिफिकेशन को कमजोर कर देती है और जब जो सी सरफेस टेम्परेचर जैसे आप तट के पास आते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं और वर्टिकल विंड शेयर भी बढ़ जाता है। वर्टिकल विंड शेयर का आपको मालूम है, मैंने कई बार बताया है कि वो शेयर का मतलब है कि जो उसमें शेडिंग होती है एक तरह से। जब आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चलते हैं तो हवाओं की दिशा और गति में जितना ज्यादा परिवर्तन होता है उसको वर्टिकल विंड शेयर की इंटेंसिटी कहते हैं। अगर ये 10 से 15 नॉट है तो ये इसको कमजोर नहीं करती, लेकिन 20 से 25 नॉट हो जाती है तो जो जितनी ज्यादा होती है उतना इसको मजबूत होने में ये एक तरह से बाधक बन जाती है। और उसी तरह से ये जो मॉइस्चर है वो फीड कम हो जाता है क्योंकि तट के आसपास रहता है। अगर ये गहरे समुद्र में बना रहता तो ये इंटेंसिफाई होता, सीवियर और वेरी सीवियर साइक्लोन भी बन सकता था। तो इस बार ये जो साइक्लोन एक तरह से कमजोर साइक्लोन, डीप डिप्रेशन और साइक्लोन के बीच की जो एक तरह से लाइन होती है, रेखा होती है, उसके थोड़ा सा ऊपर आकर के ये साइक्लोन बनेगा। यानी 35 नॉट 36 नॉट के आसपास ही इसकी विंड रहेगी। 34 नॉट के ऊपर जैसे ही जाता है तो साइक्लोन बन जाता है। तो ये इतना ही मतलब मार्जिनली साइक्लोन बनेगा। तो डीप डिप्रेशन या साइक्लोन की एक तरह से आप जो एक कहते हैं कि बाउंड्री होती है वहीं पर ये बना रहेगा और इसीलिए इसका खतरा बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन भारी बारिश दे सकता है ये तमिलनाडु और श्रीलंका में, और श्रीलंका के जो उत्तरी तट को ये छूता हुआ आगे बढ़ेगा और इस तरह से इसका जो मूवमेंट है वो होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहां से ये ऐसे जाएगा यूं करके इधर पे ये साइक्लोन स्टॉर्म यहाँ पर पहुंच जाएगा और यहाँ से जो ट्रफ आएगी उसके कारण ये उड़ीसा और उसके आसपास के इलाकों में बारिश ये दे सकता है ये 29 तारीख को। तो ये जो है ये तट के साथ साथ आगे बढ़ेगा और इसी जगह पर ये एक तरह से रुका रहेगा और हो सकता है कि ये डायरेक्ट इसका जो स्ट्राइक है तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में नहीं होगा। और ये अच्छी बात है कि जब ये इसकी आई अगर बनती है, वैसे आई बनने की चांसेस नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन इसका कोर जहां से अंदर घुसता है वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचाता है। लेकिन क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज नहीं है, इसमें 80 किलोमीटर से ऊपर हवा नहीं जाएगी और आपको मालूम है कि जब ठंडा स्टॉर्म होता है, प्री मानसून एक्टिविटी होती है तो 80 किलोमीटर की हवा तो वैसे ही चली जाती है। तो आप ये मान के चलिए खतरा तो है लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसका इतना ज्यादा तबाही वाला ये तूफान नहीं है और ये तट पर टकराएगा नहीं। इसीलिए जो तमिलनाडु के तट है, आंध्र प्रदेश के तट है, यहाँ पर भारी बारिश देगा और बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी। अगर हम देखें इसको तो ये देखिए तमिलनाडु के कई इलाकों में बहुत ज्यादा भारी बारिश देने वाला है और उसके बाद जो तमिलनाडु को काफी ज्यादा बारिश देगा। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी इसकी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा आपको दिखाई देने वाली है। अगर हम पहाड़ों से शुरू करें तो एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आ रहा है 29 तारीख को, लेकिन उसकी जो बारिश और जो स्नोफॉल है वो ऊंची पहाड़ियों पर ही आपको दिखाई देगी। निचले इलाके में बहुत हल्की बारिश कहीं होगी। तो यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख यहाँ पर तो बारिश होगी और ये जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल और बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचे पहाड़ हल्की स्नोफॉल और बारिश देखेंगे। उत्तराखंड के भी जो काफी ऊंचे पहाड़ हैं वहीं पर, जैसे कि जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग वगैरह के जो ऊंचे पहाड़ है वहीं पर बारिश और स्नोफॉल होगा। निचले इलाकों में इसका असर दिखाई नहीं देने वाला क्योंकि अभी तक कोई इतना बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से स्नोफॉल दे। जब तक हैवी स्नोफॉल नहीं होगा तब तक जो कड़ाके की सर्दी, ठिठुरन भरी सर्दी वो उत्तर भारत और मध्य भारत में नहीं आने वाली है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी चलती रहेंगी, थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी और जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा रुक जाएगा, उसका गिरावट रुक जाएगी, जहां का है वही रहेंगे। अगले 2-3 दिनों तक कोई गिरावट नहीं होगी। 2 या 3 तारीख से फिर से तापमान गिरेंगे और सर्दी बढ़ जाएगी। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में अब पॉल्यूशन बढ़ सकता है क्योंकि
जो साइक्लोन है इसके कारण जो हवाएं है, जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी, वो ये पूर्वी हो जाएंगी और थोड़ा सा मिक्स हो जाएगी, यानी कि वेरिएबल विंड हो जाएगी। जब हवा कमजोर हो जाती है, नमी बढ़ जाती है, कुहासा बढ़ जाता है और जो स्मॉग बन जाता है, हवा नीचे रहती है और उसके साथ जो लोकल पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सीवियर पॉल्यूशन होने की उम्मीद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में तापमान में ज्यादा फेरबदल आपको दिखाई नहीं देने वाला है। उत्तर प्रदेश में जो आप देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी, ये अब बदल जाएगी, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा और ये जो डायरेक्शन है वो एक तरह से इधर से आना शुरू हो जाएगा। ये पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि साइक्लोन का जो असर है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर नमी बढ़ जाएगी। नमी बढ़ने से क्या होगा कि कोहरा बढ़ जाएगा और सुबह के समय घना कोहरा कई इलाकों में हो सकता है, तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी और उसी तरह से कुछ इलाकों में पॉल्यूशन भी बढ़ सकता है। लेकिन बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। बिहार में भी पूर्वी हवाएं आ जाएंगी, थोड़ा सा नमी बढ़ जाएगी, मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि थोड़े से टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, सर्दी सुबह की कम हो सकती है। झारखंड में भी यही हाल रहेगा, पूर्वी हवाओं के कारण थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेंगे और पश्चिम बंगाल में भी तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। कुल मिलाकर के पूर्वी भारत में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर वो 2-3 दिनों के लिए बढ़ेंगे, 1-8 डिग्री बढ़ेगा, उसके बाद फिर से गिरावट होगी क्योंकि जब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लग जाएंगे तो फिर से टेम्परेचर गिरेगा। अभी जो गंगानगर है, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो इलाके हैं, यहाँ सुबह के तापमान तो काफी कम रहेंगे, लेकिन दिन में अभी भी थोड़ा सा गर्मी का एहसास रहेगा, तेज धूप निकलेगी, धुंध और कुहासा छाने की संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर आपके जो सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, जबलपुर, दमोह, सागर, ये सारे इलाकों में थोड़े से बढ़ सकते हैं, बाकी इलाकों में स्टेबल रहेंगे। और लेकिन मौसमी गतिविधि कोई भी आपको दिखाई नहीं देगी। छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह से ड्राई मौसम रहेगा। सरगुजा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद और ये अपना दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़ और ये जो बस्तर तक कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। उड़ीसा में 29 तारीख को हो सकता है कि जो गंजम है और ये जो आपका पुरी है, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रकपुरी, यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए 29 और 30 तारीख को, लेकिन कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। हवाएं थोड़ी सी तेज चल सकती हैं। और उसी तरह से गुजरात में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा, गर्म रहेगा, सुबह के समय थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आ सकता है। महाराष्ट्र में कोई भी असर नहीं होगा, मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा स्टेबल रहेगा, 1-8 डिग्री बढ़ ही सकता है क्योंकि हवाओं का डायरेक्शन बदलेगा, ईस्टर्ली विंड आएंगी, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद फिर से गिरावट आपको दिखाई देगी। अगर तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना शुष्क रहेगा, लेकिन बादल छा सकते हैं। खम्मम, महबूब नगर और नालगोंडा वगैरह, रंगारेड्डी, हैदराबाद, इन इलाकों में बादल छा सकते हैं। बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है अभी फिलहाल। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, यहाँ तेज बारिश होगी। कोस्टल एरियाज में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज हो सकती हैं 2 दिनों के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं की, लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहेगी। इंटीरियर पार्ट्स में कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। कर्नाटक भी पूरी तरह शुष्क रहेगा। दक्षिणी कर्नाटक में चिकबालापुर और जो बेंगलुरु वगैरह, मदुरई, ये मांड्या, मैसूर और चामराजनगर में बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। बाकी इलाके सूखे बने रहेंगे। अब अगर हम केरल की बात करें तो दक्षिणी केरल में इस तूफान का असर, क्योंकि जो अंदर की तरफ जो हवाएं आएंगी उसके कारण दक्षिणी जो केरल है, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर हैवी रेनफॉल की संभावना है। अब सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आपको ये तुदुकोट्टई, रामानाथापुरम, नागापट्टनम, पुदुकोट्टई, मदुरई, विरुद्धनगर और तंजावुर, एरोलार, ये केडोलोर, विलुपुरम, कांचीपुरम, चेन्नई, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हैवी रेन की संभावना अगले 2 या 3 दिनों के दौरान है। समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, हवा तेज चलेगी और डायरेक्ट लैंडफॉल तो नहीं है, लेकिन ये पूरा इलाका इसकी जद में रहेगा और यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलेंगी, बारिश तेज होगी, समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, तो पूरा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। श्रीलंका में आज और कल जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तरी श्रीलंका में बहुत ज्यादा हैवी रेन रहेगी। उसके बाद यहाँ पर राहत मिलने की संभावना है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में जो भारी बारिश की संभावना बनी हुई थी, अब हो रही थी, वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जो साइक्लोन का अपडेट है मैं आपको लगातार देता रहूंगा और इसका जो ट्रैक है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको समुद्री तूफान का ट्रैक दिखा देता हूं कि जो तूफान बना है, आप देखेंगे कि ये जो तूफान है ये श्रीलंका के थोड़ा सा ये पूर्वी तट के आसपास बना हुआ है। अब ये धीरे धीरे जो आगे जाएगा तो ये आज 27 तारीख है, तो ये समुद्री तूफान बन जाएगा, साइक्लोन बन जाएगा और उसका जो ट्रैक है आप देखेंगे कि श्रीलंका के काफी पास होता हुआ ये जा रहा है
और ये तमिलनाडु के आसपास पहुंचेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे तमिलनाडु के तट पर और श्रीलंका के उत्तरी और मध्य भागों में दिखाई देगा, भारी से अति भारी बारिश के रूप में। जो मैंने आपको बारिश दिखाई थी उसमें अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि ये जो बारिश है वो इस तरह से आपको दिखाई देने वाली है। जो हमारा जो मैप था उसके हिसाब से आप देखें तो ये तूफान इस तरह से जाएगा, यहाँ तक जाएगा। इसके आगे का ट्रैक मैं आगे बनाऊंगा, अभी आप इसी को देख के रखिए कि मतलब किस तरह से ये आगे बढ़ने वाला है। ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रैक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये तट के ऊपर ये लैंडफॉल नहीं कर रहा, और इसके बाद इसका जो वो है ये ट्रैक इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तट के दूर ही बना रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। और ये एक अपडेट यही है कि ये डायरेक्ट अगर लैंडफॉल करता तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता, लेकिन आप देखेंगे हवाओं की रफ्तार जो है वो 65 से 75 और गश्त में 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी, वो समुद्र में रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे, क्योंकि ये 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर ही रहेगा समुद्र मतलब तट से, तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पर ये 70 से 80 किलोमीटर तक या 75 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, ये सारे इलाके इसी तरह से की हवाएं देखेंगे। तो बारिश तेज होगी, हवाएं तेज होगी, लेकिन इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश के साथ साथ जो स्टॉर्म सर्ज होता है वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश कभी कभी नुकसान पहुंचा देती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। अगले 2-3 दिनों के दौरान इस इलाके में काफी अच्छी बारिश होने वाली है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।